हेलो फ्रेंड्स, पीपीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एचटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसको कॉमन पोर्शन भी बोल देते हैं, जिसमें 10 नंबर की रीजनिंग, 10 का मैथ और 10 की हरियाणा जी की पूछी जाती है। तो हम इस वीडियो में मैथ और रीजनिंग का पोर्शन कवर करेंगे। दोस्तों, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो एचटेट 2020 के पीजीटी के एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक कूट भाषा में डिस्टेंस को ये लिखा जाता है और डॉक्यूमेंट को ये लिखा जाता है, तो इसी समान कूट भाषा में थर्सडे को क्या लिखा जाएगा। अभी देखिए, जैसे आपको दिखता है ना, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे डिस्टेंस है इसको इस कोड में लिखते हैं। तो सबसे पहले आप इसके न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लीजिए, क्या क्या इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस में डी को लिखा जाता है, डी को फोर्थ प्लेस पे डी आता है, आई 9th प्लेस पे आता है, एस पी क्यू आर एस यानी कि 19 पे आता है, टी 20 होता है, ए फर्स्ट प्लेस पे होता है, एन 14 पे, सी 3rd पे और ई 5 पे। ये इनकी प्लेस है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो देखिए अभी ये जो कोड भाषा में जो लिखा है, इनको कैसे लिखेंगे। आई 9 पे आएगा, डी 4 पे आएगा, टी 20 पे आएगा, ए 1 पे, टी 20 पे, ओ 15, ई 5 और सी 3। अभी देखिए क्या रिलेशन बन रहा है, ये तो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, 9 4 9 4, यहाँ से ये भी इंटरचेंज हो रहे हैं, 5 3 5 3। फिर देखिए ये भी बीच में ये भी इंटरचेंज हो रहे हैं, 1 और 20, और 19 में +1 और 14 में +1 ऐसे हो रहे हैं। यानी कि इनमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है और यहाँ भी +1 हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पे हमें पता करना है कि जैसे डॉक्यूमेंट, इसको अब अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। हम देख लेंगे कि डी ओ ओ डी ये इंटरचेंज हो रहा है, जैसे पहले 2 इंटरचेंज होते थे, और सी में 1 प्लस करेंगे तो डी हो रहा है, या जैसे 19 में 1 प्लस किया तो 20 हो रहा है। यानी कि इसमें भी यही कोड है। अभी थर्सडे में भी यही कोड लगाएंगे। अभी टी और एच ये तो इंटरचेंज होंगे, एच यहाँ पे आएगा, टी यहाँ पे आएगा। फिर देखिए एच टी इसमें है, एच टी इसमें है, इनमें एच टी नहीं है तो ये नेगलेक्ट हो जाएंगे। फिर यू है, यानी कि जो 3rd वाला लेटर है उसमें +1 हो रहा है, यू में +1 करेंगे तो वी बनेगा। अब वी इसमें नहीं है, ये नेगलेक्ट हो गया, यानी कि आंसर हो गया 2nd वाला। तो ऐसे आपको करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको देखना है कि क्या कोड लगेगा, और इसमें से भी आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे आर होता यहाँ पे भी आर होता, फिर आपको इसके करने की ज़रूरत नहीं थी। जो अलग से लेटर मिलता आपको उसी को करके देखते आप इस कोड से, फिर आपका राइट आंसर जल्दी निकल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कमल 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। जब भी ऐसे ये डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन से ही कि ये किस टॉपिक से है, डायरेक्शन का है। तो आपको बनाना है नॉर्थ, यहाँ पे लिखना है आपको साउथ, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट। नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। अभी देखिए नॉर्थ है ना, जो उसके इधर राइट में ईस्ट पड़ता है और लेफ्ट में वेस्ट होता है। इसको आप ऐसे ही बनाओगे जैसे मैंने बनाया। तो अभी देखिए वहाँ से कमल क्या करता है, 10 मीटर उत्तर की ओर। अभी यहाँ से प्रारंभिक बिंदु ये मान लेते हैं, यहाँ से 10 मीटर चला वो उत्तर की ओर, 10 मीटर। वहाँ से दक्षिण की ओर 6 मीटर। अभी दक्षिण की ओर 6 मीटर कहाँ जाएगा, वो अपोजिट में आएगा। नॉर्थ में गया है तो अपोजिट में आएगा। ये मान लीजिए यहाँ तक वो 6 मीटर पे पहुँच गया। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक कि 10 है, और बीच में मान लेते हैं 6 मीटर है। ये 10 मीटर और ये 6 मीटर। फिर देखिए क्या बोल रहा है कि फिर वह पूर्व की ओर 3 मीटर चलता है। अब यहाँ से पूर्व किस तरफ है, इस तरफ है, तो पूर्व की तरफ 3 मीटर मान लेते हैं। यहाँ पे चला गया वो, यहाँ तक 3 मीटर हो गया, पूर्व की तरफ चला गया। अभी वो बोल रहा है कि वह अपने शुरुआती बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में है। शुरुआती बिंदु के संदर्भ में इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के संदर्भ में, स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये था, इसके संदर्भ में किस दिशा में है। यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे तो इस दिशा में जाएगा वो, और ये दिशा कौन सी पड़ेगी, नॉर्थ ईस्ट पड़ेगी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। इसको हम राइट आंसर मानेंगे नॉर्थ ईस्ट को। अभी इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि वह प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में है, तो हम बोलेंगे कि इस दिशा में है। फिर वो बोल सकता है कि उसका वर्तमान में फेस किस दिशा में है, तो वर्तमान में फेस किस दिशा में होता, ईस्ट की तरफ होता। अगर वो पूछते कि इनका डिस्टेंस कितना है ऐसे, तो फिर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते। ये 4 हो जाता, 10 में से 6 गए, ये 4 और ये 3 है, तो 4 और 3 में पाइथागोरस थ्योरम लगती, तो ये 5 आता। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, कई क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन में हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन कोई एक क्वेश्चन ही में पूछा जाएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रथम वर्ष में एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है।
अगले वर्ष में इसमें 5% की कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम सबसे पहले सोचते हैं कि हमारे पास जो गांव की जनसंख्या थी वो 100 थी। अभी 100 में 5% की अगर वृद्धि होगी तो कितनी होगी, 100 में 100 का 5% 5 होता है, तो 100 और 5 जनसंख्या हो जाएगी 105 गाँव की। लेकिन उसने पूछा कि अगले वर्ष, एक वर्ष तो ये हो गया, अगले वर्ष 5% की कमी हो जाती है। फिर जब दूसरे वर्ष कमी होगी ना तो वो 100 में से नहीं होगी, वो 105 में से कमी होगी। तो देखिए अगर 100 में से जब अगर 5% बढ़ाया तो 105 हो गया। अगर 105 में से 5% घटाएंगे तो कितना होगा, 105 का हमें 5% निकालना पड़ेगा। तो 105 का 5% देखते हैं कितना होगा। यहाँ पे देखिए 5 पे 20 पे जाएगा और 20 पे जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5, क्योंकि 5 पे तो जाएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या आएगा 5.25। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, इतना ही आएगा। अब 5.25 इसमें से माइनस करना है हमने, 105 में से 5 माइनस होएगा तो 100 हो जाएगा, और उसमें से 0.25 भी माइनस करेंगे तो कितना आएगा 99.75 बचेगा दोस्तों यहाँ पे। अभी दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या है इतनी, और इसने बोला यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी हो, यानी कि कितनी 79,800। अभी इसकी जो वैल्यू है ना ये 99.75, इसकी वैल्यू ये है 79,800। ये जो वैल्यू है ना वो इतनी इस वैल्यू की रियल वैल्यू ये है। अभी हमें पूछा तो प्रथम वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी, यानी कि जो अगर 99.75 की रियल वैल्यू ये है तो 100 की रियल वैल्यू बतानी है हमने एक प्रकार से। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से अगर देखेंगे कि 99.75 की रियल वैल्यू अगर ये है तो एक की कितनी होगी 79800 अपॉन में 99.75, एक की रियल वैल्यू ये होगी। यानी कि अगर इतनी की रियल वैल्यू ये है तो एक की ये होगी, और 100 की कितनी होगी मल्टीप्लाई में 100। और देखिए यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे अगर हम तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 100 और लिख देंगे। अभी सोच लो कि यहाँ पे क्या है पॉइंट नहीं है, यहाँ से पॉइंट हटा दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर इनको काटेंगे तो कैसे काटेंगे, 25 पे काटेंगे, 25 पे 4 पे कट जाएगा, और 25 पे 25 थी 75 हो जाएगा। अब 99 में से 75 गए तो कितना बचता है, 99 में से 75 जाएंगे तो 24 बचता है, फिर आएगा ऊपर से 7, 247 हो जाएगा। इसको 9 पे काटेंगे 225, 247 में से 225 जाएगा 22 बचेगा, फिर ऊपर से 5 222, फिर 9 पे जाएगा। अब देखिए 399 को हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 798 आ जाएगा। अब देखिए 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी हो गया 8, 2 जीरो इसकी यहाँ से और 2 जीरो ये, यानी कि कितना हो गया 80,000। 80,000 थी जनसंख्या गांव की पहले साल के शुरुआत में। तो आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। गलत पद ज्ञात करना है। अभी देखिए 1, 5, 9, 15, 17। अगर इसी सीरीज़ को ले हम तो इसमें से गलत क्या लग रहा है, 1 में 4 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ 13 आना चाहिए था, और फिर 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17। यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है 15LS, 15LS यहाँ से गलत साबित हुआ। और फिर आगे देखोगे अगर जैसे देखिए VUT एक माइनस हो रहा है, ऐसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। फिर C है, CF और L, इनसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन अगर हमें आंसर मिल रहा है इसी सीरीज़ से 1, 5, 9, 15, 17 से, तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन 3 को हम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाइयाँ 5:3 के अनुपात में है। उनके आयतनों के मध्य अनुपात है, यानी कि रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, πr²h। ये बेलन के यानी कि सिलेंडर के जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है, आयतन का फार्मूला होता है, वो ये होता है πr²h। यदि हम बात करें 2πrh तो वो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। और इसमें प्लस कर दे πr²h, जैसे इसमें πr², यदि इसमें πr² ऐड कर देंगे, πr²h तो वॉल्यूम होता है, अगर इसमें πr² ऐड कर देंगे और कितना 2 बार, तो वो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। तो अभी देखिए इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे, आयतनों का मध्य अनुपात ज्ञात करना है। आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। अब जब दूसरे बेलन के साथ इसका अनुपात लेंगे तो दूसरा बेलन जो होगा उसको हम रख लेंगे πr² कैपिटल में h।
तो यहाँ से पाई तो पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वेयर एच और आर स्क्वेयर एच का जो अनुपात होगा वही आंसर होगा। तो इनका क्या अनुपात होगा, देखिए ये तो जो त्रिज्याएँ हैं यानी कि छोटे बेलन की त्रिज्या है, बड़े बेलन की त्रिज्या, और हाइट भी ये पहले वाले बेलन की हाइट और ये दूसरे वाले बेलन की हाइट। अभी देखते हैं हम क्या करना है। देखिए इसमें आर स्क्वेयर जो छोटा आर है 2 का स्क्वेयर हम यहाँ करेंगे, इनटू में हाइट कितनी है इसकी 5 है, अपॉन में आर का स्क्वेयर कैपिटल वाले का 3 का स्क्वेयर, इनटू में एच इसकी 3 है, यानी कि 2 दूनी 4 गुणा 5, 3 3 9 गुणा 3, 5 चौके 20 हो जाएगा, और 9 3 27, 20 और 27 इस ऑप्शन में आंसर है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीमती एक्स ने श्रीमती वाई के लिए कहा, श्रीमती वाई मेरी माता के पुत्र की पत्नी है, श्रीमान एक्स श्रीमती वाई से किस प्रकार संबंधित है। अभी देखिए श्रीमान एक्स ने श्रीमती वाई के लिए कहा कि श्रीमती वाई मेरी माता के, मेरी माता यानी कि ये किस कौन बोल रहा है, ये श्रीमान एक्स बोल रहा है, यानी कि श्रीमान एक्स को हम यहाँ रखेंगे, उसकी माता यानी कि एक जनरेशन ऊपर जाएंगे उसकी कोई माता है, वो बोल रहा है कि श्रीमान एक्स बोल रहा है कि मेरी माता के पुत्र की पत्नी। अब इसकी माता का पुत्र कौन हुआ, इसकी माता का पुत्र यानी कि जो ग्रैंडसन पूछ रहा है, तो ग्रैंडसन कौन हुआ, इसका खुद का ही बेटा होगा, इसका खुद का ही बेटा होगा, यानी कि ये जो शख्स है इसका जो बेटा है ये इसकी माता का क्या लगा, ग्रैंडसन लगा, यानी कि पुत्र लगा। अभी अगर इसे क्लियर ये बताता कि इकलौता यानी कि अपने माता का ये इकलौता बेटा है तो हम इसको ही इसका ही मानते, लेकिन ये हो सकता है कि इसके किसी भाई का भी पुत्र हो सकता है, लेकिन अभी हम लेके चलेंगे कि ये इसी का बेटा है। और इसकी वाइफ जो है यहाँ पे रखेंगे हम, मान लीजिए पी रख लेते हैं, ये इसकी वाइफ है, इसकी माता के पुत्र की पत्नी कौन है, ये वाई है, ये वाई है। इसने पूछा है कि श्रीमान एक्स श्रीमती वाई से किस प्रकार संबंधित है। अब अगर वाई से किस प्रकार संबंधित है, कौन, एक्स, यानी कि जिसके साथ से लगता है उसका संबंध इससे बताना है जिसका पूछ रखा है। अभी एक्स का पूछ रखा है किससे, वाई से, जिसके साथ का लगता है उसका आंसर होता है, और जिसका साथ से लगता है उससे संबंध बताते हैं हम। अब x का संबंध y से क्या हुआ, x जो है वो इसका ससुर लगेगा, क्योंकि इसके जो हस्बैंड का तो ये पिता हुआ ना, तो इसका ससुर लगेगा, तो ऑप्शन में फोर्थ जो है वो करेक्ट होगा। अब पिता नहीं हो सकता, दादा नहीं हो सकता, पति नहीं हो सकता, लेकिन देखिए अगर इसके भाई के बेटे का कोई बेटा होता और उसकी पत्नी होती तो भी ससुर की सेंस आती, तो ऑप्शन के हिसाब से ससुर जो है वो बेस्ट आंसर इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 27% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 38% विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण का प्रतिशत बताना है। इन एन एग्जामिनेशन 27% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश एंड 38% फेल्ड इन साइंस। इफ 19% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट देन द परसेंटेज ऑफ पास्ट इन बोथ द सब्जेक्ट। पास्ट की परसेंटेज बतानी है। देखिए हम सोच लेते हैं कि हमारे इंग्लिश में 100 विद्यार्थी हैं और साइंस में भी 100 विद्यार्थी हैं, यानी कि 100 और 100 टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 200 हो गए। अभी हमें पता है कि 27% जो विद्यार्थी है वो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि कितने का, 200 का। 200 का 27% कितना होगा, अब 100 का 27% होता है 27 ही, 200 का 27% कितना होगा, 54 होगा। फिर देखिए 38% साइंस में अनुत्तीर्ण हुए, अगर 100 का 38 तो 38 ही होगा, 200 का 38 कितना होगा, 76 होगा। और फिर बोला उसने कि 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, अभी 200 का 19 कितना होगा, 38 होगा। यदि इनका हम डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा, देखिए इसमें कुछ कॉमन बनेगा। कॉमन कितना है, कॉमन उसको बोल रहा है कि 38 जो है वो कॉमन है, यानी कि जो दोनों में फेल हुए। अभी 54 इंग्लिश में, इंग्लिश वाला बॉक्स है जो, इसमें हमें 54 चाहिए, 38 तो पहले ही है, तो कितना जो यहाँ पे रखें कि 54 आए, तो हम अलग से रख देंगे इसमें 16, तो 38 और 16 54 हो जाएंगे। फिर देखिए साइंस वाले में, साइंस वाला जो बॉक्स है उसमें कितना रखना पड़ेगा, 76 बनाना है, 38 है तो 38 और रखना पड़ेगा। अभी ये देखिए ये साइंस में 38 38 76 हो गए,
और इंग्लिश में 16 और 38 54 हो गए। अगर हम इनको टोटल करें तो कितना आएगा, 38 और 38 76, 76 और 16 92, यानी कि 92 टोटल स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हुए हैं, टोटल फेल्ड स्टूडेंट है 92। तो टोटल पास स्टूडेंट कितने होंगे, अगर हम 200 में से 92 घटाएंगे तो 108 जो होंगे वो टोटल पास स्टूडेंट होंगे। अब इसने बोला कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण का प्रतिशत, अब 108 कितना प्रतिशत होगा 200 का, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 108 बटे टोटल 200 इंटू में 100, यहाँ से 2 जीरो होगी, 2 पे जाएगा 54, यानी कि 54% जो है ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54% स्टूडेंट ऐसे जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न संख्या श्रेणी के अगले पद हैं। श्रेणी है, अभी 2 पूछ रखे हैं, 2 मिसिंग है, यहाँ पे 2 पूछा है, यानी कि कहीं ना कहीं सीरीज जो बनेगी अभी देख के अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। 20 20 19 16 17 13 14 घट रहे हैं, कहीं पे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब मिक्स्ड सीरीज है, ये सीरीज मिक्स है, ऐसे हो रही है, 2 सीरीज है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये देखेंगे हम ऐसे, एक इस सीरीज से टर्म आएगा ये वाला, और ये वाला दूसरी सीरीज से टर्म आएगा। अभी देखिए 20 से 19 1 माइनस, 19 से 17 2 माइनस, 17 से 14 3 माइनस, यानी कि अब 4 माइनस होके यहाँ पे आएगा 10, क्या आएगा यहाँ पे 10। फिर देखिए 20 से 16 हुए 4 माइनस हुए, 16 से 13 3 माइनस, 3 से 11 2 माइनस, अब 1 माइनस होगा, 11 से 1 माइनस होगा तो यहाँ भी आएगा 10। तो 10 और 10 कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में 10 10 है, तो ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर नाव चलाते हुए हर बार 5 घंटे का समय लेता है, पानी की गति क्या है। अभी देखिए अगर हम वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी क्या होता है, दूरी यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यदि हम यहाँ पे टाइम को इधर लेके आएँ तो टाइम क्या होगा, इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होगा, यानी कि स्पीड होगा। तो इस फॉर्मूले से हम टाइम की इक्वेशन बनाएंगे, कैसे कि डिस्टेंस तो हमें पता है कि एक बार 13 किलोमीटर का है और एक बार 28 किलोमीटर का है, यानी कि डिस्टेंस है 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर कैसे है, जब धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि अगर नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, जब उसके विपरीत दिशा में जाएगा ना तो पानी जो है वो नाव की धारा को कम करेगा, यानी कि रोकने का प्रयास करेगा, तो उसकी जो नेट वैल्यू है वो कम हो जाएगी उसकी गति की। तो x माइनस वाई लिखते हैं इसलिए हम, ये इक्वल टू 5 हो जाएगा। और दूसरा केस क्या बनेगा कि 28 किलोमीटर है वो उसकी दिशा में जा रहा है अभी धारा की दिशा में, तो प्लस हो जाएगी स्पीड, यानी कि नाव जिस स्पीड से चल रही है ना, धारा उसको और स्पीड से लेके जाएगी आगे, तो ये प्लस हो जाएगी। और इसमें भी 5 घंटे, तभी तो इसमें ज़्यादा स्पीड होगी तो 28 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, इसमें कम स्पीड होगी तो 13 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर पाया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस 5y इक्वल टू 13, और यहाँ से इस इक्वेशन से हम क्या लिखेंगे, 5x प्लस 5y इक्वल टू 28। अभी हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो प्लस करेंगे जैसे इनको, तो 5y कट जाएगा प्लस माइनस में, ये 10x हो जाएगा, और ये 28 और 13 41 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 41 बटे 10 करेंगे तो 4.1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि x क्या है, अब x हमने माना था कि जो नाव है ना, नाव की गति क्या है, नाव की गति मानी थी हमने x, ये हो गया 4.1 किलोमीटर। अभी इसने पूछा पानी की गति क्या है, तो पानी की गति कैसे निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से निकाल सकते हैं। जैसे पहले वाली इक्वेशन लेंगे हम कि 5x माइनस 5y इक्वल टू 13 है, x की वैल्यू है 4.1, यहाँ पे रख देंगे 4.1, तो 5 की 4.1 से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 20.5। ये माइनस 5 वाई को उधर लेके जाएंगे, 13 को इधर लेके आएंगे तो 13 माइनस में होगा, और माइनस का 5y उधर जाके प्लस का 5y होगा। 20.5 में से 13 गए तो बचता है 7.5, इधर 5y है, y को यहीं छोड़ देंगे तो 7.5 बटे के 5 कटेंगे तो 1.5 पे जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आई, 1.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट है वो राइट आंसर हो जाएगा। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा पानी की गति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि श्याम 1 से 100 तक के सभी पूर्णांक लिखता है तो वह कितनी बार 3 लिखेगा, यानी कि 3 कितनी बार लिखेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 20 टाइम वो 3 लिखेगा। गलती कहाँ पे होती है, अक्सर 19 करके आ जाते हैं, क्यों, हम लिखने बैठ जाते हैं कि एक बार 3 में 3 आएगा, फिर 13 पे आएगा, फिर 23 में आएगा, फिर 30 पे आएगा, फिर 31 पे आएगा, फिर 32 पे आएगा,
फिर 33 में 2 बार आएंगे यहाँ पे, फिर 34 में आएगा। ऐसे लिखते लिखते हम 93 तक चले जाते हैं। फिर जब इनको काउंट करते हैं ना, तो इस 33 को हम एक बार ही काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 तो 2 बार लिखा गया ना। उसने पूछा कि 3 कितनी बार लिखता है, तो जैसे एक बार इसमें लिखेगा, एक बार इसमें लिखेगा, एक बार इसमें लिखेगा, तो ऐसे इसमें 2 बार लिखेगा। तो यहाँ पे 20 क्या होगा, वो राइट आंसर होगा, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी से बड़ा है जबकि सी और डी ई से बड़े हैं। ई ए और सी के मध्य में है और सी बी से बड़ा है, तो निम्न में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है? ए इज़ एल्डर टू बी वाइल सी एंड डी आर एल्डर टू ई। ई लाइज बिटवीन ए एंड सी इज़ एल्डर टू बी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरीली ट्रू। नेसेसरीली ट्रू पूछा है कि आवश्यक रूप से कथन कौन सा सत्य होगा। एक तो यहाँ पे फोकस करिए कि ई लाइज बिटवीन ए एंड सी। अभी बिटवीन का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल मध्य में, यानी कि ये जो पोजीशन है ये इसके बिल्कुल मध्य में पड़ती है, तो ये इसका मतलब नहीं होता। बिटवीन का मतलब होता है कि कहीं भी बीच में। जैसे यहाँ पे 4 पोजीशन, 3 नीचे है 2 ऊपर है, तो हम इसके बिटवीन भी बोल सकते हैं, इसको इसके और इसके बिटवीन भी बोल सकते हैं, इसके बिटवीन भी बोल सकते हैं, इसके और इसके बिटवीन भी बोल सकते हैं। तो बिटवीन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल मध्य में ही। तो यहाँ से ये बात आप ध्यान रखना, काम आएगी अभी इस क्वेश्चन में भी। देखिए, ए बी से बड़ा है, ए क्या है, बी से बड़ा है, एक तो ये स्टेटमेंट हमारे पास पहली। जबकि सी और डी ई से बड़े हैं, दूसरी स्टेटमेंट इसने बोली सी और डी ई से बड़े हैं, दोनों, और ए जो है वो बी से बड़ा है। अब कितने कैंडिडेट है टोटल? ए बी सी डी ई, 5 कैंडिडेट है। यानी कि अगर हम रखें 5 कैंडिडेट को 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो यहाँ पे देखिए आगे क्या बोला है, 2 तो स्टेटमेंट यहाँ से हमें मिल गई। फिर आगे स्टेटमेंट है कि ई ए और सी के मध्य में है। ई जो है वो ए और सी के, यानी कि सी डी तो इससे ऊपर है ही है, ए और सी के मध्य में कहा कैसे है, यानी कि ए इसके नीचे होगा कहीं ना कहीं। अगर ए इसके कहीं ना कहीं नीचे है तो बी ए से नीचे है, तो बी ए से नीचे होगा। अब अगर हम इसको पोजीशन में बनाए तो कैसे होगा, देखिए कि ई को अगर हम यहाँ रखें और ए को यहाँ रखें और बी को यहाँ रखें, फिर यहाँ पे रखें हम डी और सी को, दोनों में से कोई भी हो, यहाँ डी हो सकता है, यहाँ सी हो सकता है, यहाँ सी हो सकता है, डी हो सकता है, ये हमें क्लियर नहीं है। क्योंकि यहाँ से अगर सी यहाँ पे रखेंगे हम तो भी सी और ए के बीच में ई है, अगर यहाँ पे सी रखेंगे तो सी और ए के बिटवीन में ई यहाँ भी होगा, जैसे मैंने यहाँ बताया था। तो इनका एग्जैक्ट पोजीशन हमें नहीं पता, यानी कि अब हम क्या करेंगे, देखिए ऑप्शन देखते हैं। ए सी से बड़ा है, अभी देखिए ए जो है वो सी से क्या बड़ा है क्या? नहीं, यानी कि हाइट तो हम इस साइड ले रहे हैं। अगर हम इसको वर्टिकल देखें, ऐसे करके वर्टिकल देखें इसको, तो ई यहाँ पे है और यहाँ इन दोनों पोजीशन पे डी या सी कोई सा भी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। अभी देखिए ए सी से बड़ा है, क्या ए सी से बड़ा है क्या? ए तो छोटा है ना, सी ऊपर बड़ा है, तो पहला तो करेक्ट नहीं होगा। फिर देखिए दूसरा, सी डी से बड़ा है, सी जो है वो डी से बड़ा है। अब सी और डी का हमें पक्का नहीं पता कि सी डी से बड़ा है या नहीं है, नहीं पक्का नहीं पता हमें। अभी बोला कि डी सी से बड़ा है, फिर डी सी से, यानी कि सी और डी का तो हमें पक्का पता ही नहीं है कि कौन से बड़ा है या छोटा है, तो इनका भी पक्का नहीं कह सकते हम। फिर देखिए ई जो है वो बी से बड़ा है, ई जो है वो बी से बड़ा है, ये पक्का कह सकते हैं हम, क्योंकि ई जो है वो ए से बड़ा है तो बी से भी बड़ा होगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है स्टेट में। अभी देखिए क्या इसमें, एम टी आर के और डी, यानी कि 5 कैंडिडेट है, 1 2 3 4 5 में प्रत्येक की लंबाई अलग है। एम केवल टी से छोटा है, एम केवल टी से छोटा है, ऐसे में क्या लिखेंगे कि एम यानी कि इस बाकी सबसे बड़ा होगा, यानी कि एम को यहाँ लिखेंगे हम, ये केवल टी से छोटा है, बाकी सभी से बड़ा है। और देखिए, और डी केवल के से लंबा है, जो डी है ना वो ओनली के से लंबा है, यानी कि बाकी सभी से तो छोटा होगा वो। के को हम यहाँ पे रखेंगे, डी को यहाँ पे रखेंगे, बचा कौन? एम हो गया, टी हो गया, आर बच गया, तो आर की पोजीशन यहाँ हो जाएगी। ऑप्शन देखिए, अभी इनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है? थर्ड सबसे लंबा, यहाँ से पूछे तो थर्ड सबसे लंबा कौन हुआ? आर हुआ, तो ऑप्शन 4 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एचटेट के एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसको आप ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 से 3/4 की पावर 4 है, -2 से 1/3 की पावर 4 है, अपोन में 1 से 3/4 की पावर
2 है माइनस 2c 1/3 की पावर 2 है का वर्गमूल पूछा है, किसके बराबर होगा इनमें से, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये हम मान लेते हैं 1c 3/4 है जो ये x है, यानी कि x की पावर 4 माइनस 2c 1/3 की वैल्यू मान लेते हैं y, यानी कि y की वैल्यू भी 4 है, और बटे में है ये x की पावर 2 माइनस y की पावर 2। फार्मूला क्या कहता है कि जो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है ना, ये होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसको हम x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू क्या है, इनकी पावर है 1 1, और जब इनकी पावर 2 2 करेंगे ना तो यहाँ पे 4 4 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 4 4 है। तो ये इस x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को खोलेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 इंटू में x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 अपॉन में क्या है x का स्क्वायर x की पावर 2 यानी माइनस वाई की पावर 2, x2 y2 तो यहाँ पे है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे कैसे बचेगा ये, यानी कि x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अभी x है ये 1 3/4 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है ये 2 1/3 और इसका स्क्वायर, और फिर इसका रूट करना है बाद में जो यहाँ से सोल्व होके आएगा। 4 एकम 4 3 7/4 है, इसका स्क्वायर करना है, प्लस 3 दूनी 6 और 1 7/3 है, इसका स्क्वायर करना है। तो क्या आएगा देखिए, 7 का स्क्वायर तो 49 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। अभी इनको ऐड करेंगे तो 16 और 9 का एलसीएम, तो इनमें से कॉमन फैक्टर तो कुछ है नहीं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 144 आएगा। 16 को जब 144 को 16 से डिवाइड करते हैं तो 9 आता है, यानी कि 9 इंटू 49 प्लस, अब 144 को 9 से डिवाइड करें 16 आएगा, यानी कि 16 इंटू 49। अभी देखिए आगे 49 इंटू में 9 प्लस 16 हो जाएगा, अपॉन में 144 है। अभी इसके पूरे का रूट है, यहाँ पे देखिए लिखा है ना द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे वर्गमूल मैंने बोला था सोल्व करके पूरा वर्गमूल करना है। अभी देखिए 49 का तो क्या होगा 7 आ जाएगा वर्गमूल होके, इंटू में 16 और 9 25, इसका वर्गमूल होके 5 आ जाएगा, 144 का 12 आ जाएगा, यानी कि 7 अपन जो 35 बटे में 12। अभी देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, 35 यहाँ पे रखते हैं, 12 यहाँ पे रखते हैं, तो 12 दूनी कितना होगा 24 होगा, और यहाँ पे बचेगा 11। तो जो नीचे होता है वो तो नीचे ही रहता है, यानी कि हम जब सही में खोलेंगे तो उसका कैसे बनेगा 2 सही 11/12, यानी कि जो नीचे होता है ना वो तो रिमाइंडर में ही रहेगा अपॉन में। अब 2 सही 11/12 ऑप्शन फर्स्ट है जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 दूनी 24, 24 और 11 35, 35/12 ही आएगा, खोल लेंगे तो 35/12 ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुणी होगी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुणी थी, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करोगे तो जल्दी हो जाएगा। पहला ऑप्शन हम देखते हैं 40 वर्ष अगर पिता की वर्तमान आयु अगर हम माने तो 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु कितनी होगी 45 वर्ष होगी, वर्तमान में 40 है, 5 वर्ष बाद 45 होगी, तो पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना थी, यानी कि पुत्र की आयु कितनी होगी 15 साल होगी, 15 थी 45 हो जाएगा 5 वर्ष के बाद। अभी वर्तमान में अगर आए तो वर्तमान में पिता की आयु है 40, तो पुत्र की आयु कितनी होगी 10 होगी। फिर उसने बोला कि 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व ये था 35 का और ये था 5 वर्ष पूर्व 5 साल का, पुत्र की आयु पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, अब 7 गुना ही थी ना 5 वर्ष पहले, तो 5 7 35 हो गया। अभी ऑप्शन फर्स्ट जो है वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति सिर नीचे और पैर ऊपर करके योगाभ्यास कर रहा है, उसका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर है, उसका बायां हाथ किस दिशा में है। अभी देखिए इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड बी, तो हम डायरेक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। अभी 4 डायरेक्शन है, इसने बोला है कि वेस्ट यानी कि पश्चिम की तरफ उसका मुंह है, अभी वो उल्टा योगाभ्यास कर रहा है,
तो यहाँ पे देखिए इसकी तरफ देख रहा है, अगर वो इस तरफ देखेगा तो उसके अपोजिट में डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट, और राइट और लेफ्ट हैंड किस तरफ होगा, अगर वो सीधा खड़ा होता है ऐसे, अगर वो सीधा खड़ा होकर इस तरफ देख रहा होता है वेस्ट की तरफ, तो उसके लेफ्ट और राइट हैंड किस तरफ होते, राइट हैंड उसका होता है नॉर्थ की तरफ और लेफ्ट हैंड होता है साउथ की तरफ। अभी वो उल्टा है, तो उसके हैंड भी क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, तो उसका लेफ्ट हैंड चला जाएगा नॉर्थ की तरफ और राइट हैंड आ जाएगा साउथ की तरफ। अभी लेफ्ट पूछा है तो लेफ्ट किस तरफ है, लेफ्ट हैंड है उसका उत्तर की तरफ, यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8, 15 और 24 से विभाजित होने वाली न्यूनतम वर्ग संख्या बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूनतम संख्या जब पूछा जाता है ना, छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से विभाजित हो, तो यानी कि वो या तो 24 के बराबर होगी, जो बड़ी संख्या है उसके बराबर होगी, या उससे भी बड़ी होगी। तो पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, 8, 15 और 24, कोई भी संख्या है, एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या होता है, या तो तीनों को विभाजित करने वाली संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे जो प्राइम हो, या तीनों में नहीं मिलती तो कोई 2 पे। अभी देखिए जैसे 2 पे हम विभाजित करते हैं इसको, 2 पे 4 पे जाएगा, 2 पे 15 नहीं जाएगा तो 15 को ऐसे ऐसे लिख देंगे, 24 पे 12। फिर देखिए 2 पे फिर करेंगे हम, 2 पे 2 दूनी 4, 15 ऐसे कैसे, और 2 पे 6। अब देखिए यहाँ पे ये प्राइम ही लेने हैं, तो यहाँ पे 2 तो प्राइम आ चुका है। अभी देखिए हम क्या करेंगे, 2 पे एक बार और अगर हम काटें तो 2 एकम 2, 15 पे, और 2 तिये 6, फिर 3 पे काट देंगे, एक ऐसे कैसे आएगा, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो अभी देखिए जितने भी यहाँ पे आते हैं लास्ट में, अभी 1, 5 और 1 ये सारे प्राइम है, इससे आगे नहीं कटेंगे तो छोड़ देंगे यहाँ पे, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 तिये 120 हो जाएगा। तो इसने पूछा है कि न्यूनतम वर्ग संख्या पूछा है इसने। अब 120 तो किसी भी संख्या का वर्ग होता नहीं है, तो 1800 भी क्या होता है, किसी संख्या का वर्ग नहीं है। यानी कि हम अगर 120 हमें नहीं चाहिए, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी, इससे आगे कौन सी संख्या लेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। इसको 1 पे मल्टीप्लाई किया है तो इसको 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 भी आएगा, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आया, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसे करते करते हम कहाँ पे पहुँचेंगे, 3600 के पास पहुँचेंगे, जो कि पूर्ण वर्ग होगा किसका, 60 का। 60 का पूर्ण वर्ग होता है 3600, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3600 ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 6 पेनों का विक्रय मूल्य 8 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन। यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, और कॉस्ट प्राइस होता है सीपी क्रय मूल्य। अब इसने बोला है 6 पेन का सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी कितने का, एसपी 6 पेन का एसपी, 6 पेन का एसपी किसके बराबर है, 8 पेन के सीपी के, 8 पेन के सीपी के बराबर है। 6 पेन का एसपी 8 पेन के सीपी के बराबर है, इसने ये बोला है। ज़्यादा प्रॉफिट लॉस क्या होगा, अभी देखिए हम 6 के बटे में 8 लेके आएंगे और सीपी के बटे में एसपी को लेके जाएंगे। अब सीपी तो कितना हो गया हमारा, 6 हो गया, एसपी हो गया 8। अगर सीपी कम है एसपी ज़्यादा है तो लाभ होता है, यानी कि हमें हानि तो नहीं होगी, लाभ होगा, या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा। अभी लाभ कितना हो रहा है, 6 रुपये से 8 रुपये अगर वो कमाएगा, 6 रुपये की चीज़ को 8 में बेच के, तो लाभ कितना होगा, 2 रुपये का। कितने से होगा, 6 रुपये से होगा, इंटू में 100 करेंगे, क्योंकि सीपी हमेशा नीचे आता है तो सीपी लेंगे। जब प्रतिशत निकालते हैं 2 पे 3 पे, और 100/3 को क्या लिख सकते हैं, 33/1/3% लाभ होगा। ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके एचटेट के एग्ज़ाम तक मैं लगातार ये वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मोटिवेशन मिले, और जल्द ही मैं और वीडियोज़ लेके आऊँ आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।